बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द पल्मोनरी टीबी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो जेकेट है उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफसीपीएस के लिए भी है। ऑब्वियसली जो मेजर मेजर डिजीज़ हैं वो आनी ही आनी होती हैं उसमें से। अब पल्मोनरी टीबी से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इसको आपने अच्छे से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। पेशेंट जो है इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़। ये 1/4 पॉपुलेशन जो है इससे इफेक्ट होती है 2 बिलियन पीपल्स में। और कोविड के बाद इसके केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब इसमें इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या है कि ज़्यादातर मेल नरिश में होता है, क्राउडेड प्लेसेस में, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज़ हैं, एचआईवी में। अब इसकी जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है, क्या कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम tuberculosis, right? Now we will discuss the pathophysiology. इसका एजेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, इसकी नेचर ये एक बैक्टीरिया है, इसे फास्ट बेसिला है। ठीक है, अब जब ये स्लो ग्रोइंग जो होते हैं, इसमें आप ये कह दो कि इसमें ना ऑब्वियसली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, 6 मंथ, 4 मंथ, 9 to 12 मंथ तक भी। ठीक है, और जो कुछ देखो जो स्लो ग्रोइंग होते हैं उनके लिए तो लंबा ट्रीटमेंट चलेगा ना, लॉन्ग ड्यूरेशन का। लेकिन जो हार्डी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस ट्रीटमेंट से ही रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ठीक है, और जो ऑब्लिगेट होते हैं वो आपके जो है वो मेनली लंग्स के एपेक्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। अब इसकी ट्रांसमिशन ऑब्वियसली सबको पता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के थ्रू होती है। ठीक है, हु कैन ट्रांसमिट, अब कौन ट्रांसमिट करता है? पीपल विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस और प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पेशेंट। अब इसमें अगर किसी का इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट रहे तो उससे भी हो जाती है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो आपने जो भी इंजेस्ट करते हो एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं, जो माइकोबैक्टीरियम है वो एयरबोर्न पार्टिकल्स के थ्रू आपने इनहेल कर लिया, वो आपके कहाँ गया? लंग्स में। ठीक है, आपके जो मैक्रोफेजेस थे उसने उनको इंजेस्ट कर लिया, और जैसे उसको इंजेस्ट किया तो उसने जो मज़ीद मोर मैक्रोफेजेस थे उनको भी एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, जब मोर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो उसके सराउंडिंग मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट हैं, उससे मतलब अब ये कह सकते हो उस जो इसमें जिस मैक्रोफेज है उसको इंजेस्ट किया, उसके इर्द गिर्द सारे मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स आ गए। ठीक है, अब जो मैक्रोफेजेस हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसके अंदर? जेंट सेल्स में, यू कैन से इनटू द एपिथेलॉइड सेल्स। उसको सारे आके ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट कर जाते हैं सारा भी लिम्फोसाइट, और फिर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा। ठीक है, इसे आप ट्यूबरकल भी कहते हैं और ये हॉलमार्क होता है। अब इस ग्रेनुलोमा की अगर तो केसिएटिक नेक्रोसिस है, इसका मतलब है कि डीबी कन्फर्म है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, ये इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी थी। अब वी विल डिस्कस द प्राइमरी टीबी। प्राइमरी टीबी में आपने क्या क्या इनहेल किया, इंजेस्ट किया, वेल ये सेम मैकेनिज्म बताया हुआ है। अब ये टाइप 4 के थ्रू इसका रिएक्शन होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मैक्रोफेजेस किस में ट्रांसफर जाते हैं? एपिथेलियोइड सेल्स में, और लंगरहैंस सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड एग्रीगेट विद द lymphocyte to form the granuloma. I already to explain you all of this, and it is characterized by the caseating necrosis. अब caseating granuloma जो होता है इसमें क्या होता है कि वॉल ऑफ द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स, आप कह सकते हैं कि जो डोरमेंट ऑर्गेनिजम्स होता है ना वो ईयर्स तक सर्वाइव करता है। अब प्राइमरी टीबी की 2 टाइप्स होती हैं, लेटेंट है और प्राइमरी प्रोग्रेसिव है। लेटेंट के अंदर क्या होता है, 95% केसेस में होता है, ये मोस्टली जो है ना ये साइलेंट होता है और ये डिज़ीज़ को ट्रांसमिट नहीं करता। ठीक है, इसमें 5 to 15% केसेस जो होते हैं, इसमें आप देखो कि ये जिसमें लाइक स्ट्रेस है, कोई इम्यूनिटी है, कोई ना कोई डिज़ीज़ है जिसमें आप ये कह सकते हो। ठीक है, अब लेटेंट टीबी क्या है? ये साइलेंट होती है लेकिन ये ट्रांसमिट नहीं कर सकती। ठीक है, और 5 to 15% होते हैं जो कि रीएक्टिवेट हो सकते हैं। और सेकेंडरी टीबी में क्या है, ये एक्टिव होती है और ये ट्रांसमिट भी करती है। ठीक है, और अगर आप इसको रेडियोलॉजिकली एक्सरेज में देखो तो भी आपको नजर आए कि एक्स जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और उसमें कैविटी रीजन हो सकती है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी जो है वो हेमाटोजेनस होती है और इसका लिम्फेटिक स्प्रेड होगा। इसमें क्या है कि पॉजिटिव रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, एक्टिव डिज़ीज़ अगर आप इसमें देखो तो 90% जो है वो रीएक्टिवेट हो जाती है और 10% जो है वो प्रोग्रेसिव टीबी होती है। अब इसमें एक्टिव डिज़ीज़ जो है उसको आपको कैविट्री टीबी मिलेगी। ठीक है, मलेरी पेट्रिन मिलेगा। मलेरी पेट्रिन का मतलब होता है कि 1 से 2 मिलीमीटर का जो लियन होता है ना वो मिलेगा। अब इसको दोबारा से देख लें, लेटेंट टीबी होती है। प्राइमरी जो है ओबियसली वो स्प्रेड भी करती है, उसका हेमाटोजेनसली होता है रूट। ठीक है, रेडियोलॉजिकली भी आपको पॉजिटिव मिलती है, लेकिन लेटेंट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर रीएक्टिवेशन हो जाए, रीएक्टिवेशन जो है मोस्टली इम्यूनो कंप्रोमाइज़ में होती है। सेकेंडरी टीबी एक्टिवेट हो जाती है, ट्रांसमिट करती है और रेडियोलॉजिकली भी पॉजिटिव मिलेगी आपको। इसे उन्होंने अगेन एक्सप्लेन किया हुआ है।
हमने क्या देखा है, लेटेंट और प्राइमरी टीबी। अब इसके अंदर आप देखो तो इसमें क्या माइक्रोट्यूब्यूल इंजस्ट हुआ, एल्वेओलर मैक्रोफेज में गया, फिर जो जॉइंट सेल्स बन गए, ठीक है। अगर तो प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, डिसेमिनेट हुआ ब्लड के थ्रू, तो एक्टिव टीबी हो गया और कैविटेरियंस बन गया। और अगर तो उसने इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सब एक्टिवेट हुए, लेटेंट इन्फेक्शन है, कैल्सिफाइड ग्रानुलोमा बन गया, ठीक है। फिर ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन और देन कैन कॉज अ कैविटेरियंस। अब इसका कॉन्सेप्ट देखें, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि फोकस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, रैंकी कॉम्प्लेक्स क्या है। तो गॉन फोकस में आपने याद रखना है कि अगर तो ग्रैनुलोमा बस सिंपल एग्रीगेशन, इट्स अ गॉन फोकस। और कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्रीगेशन के साथ साथ लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए, इट्स अ गॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रैंकी के अंदर अगर कैल्सिफिकेशन फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट विल सी द सेल मीडिएटेड मीडियन, अगेन वही बताया हुआ है कि फाइब्रोसिस हो गया तो रैंकी को। अब आप देखो गॉन फोकस के अंदर क्या है, सिर्फ जो है एग्रीगेशन दिखाई हुई है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके लिम्फ नोड्स भी आ गए और रैंकी कॉम्प्लेक्स के अंदर फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, एक तो वो मेल न्यूट्रिशन या फिर क्राउडेड एरियाज़ में रहता है, जो भी उसका बैकग्राउंड है। रिस्पेक्टेड में ऑब्वियसली से कोई ना कोई डिजीज़ होगी, ओल्ड एज है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, एक्सपोजर जो है वो ट्रांसमिशन का उस टाइम पे होगा, ठीक है। अब जो एक्टिव टीबी है, एक्टिव टीबी के 85% जो है वो पल्मोनरी टीबी कॉज करती है और 15% जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब पल्मोनरी के अंदर पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, वेट लॉस, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर जब भी वेट लॉस एक ग्रेजुअल और आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा वेट लॉस होगा, तो आपके जहन में या तो कैंसर आता है या टीबी, ठीक है। तो टीबी के अंदर आपने एनोरेक्सिया, वेट लॉस याद रखना, इसमें लो ग्रेड फीवर होगा, नाइट स्वेट मिल सकते हैं आपको। कफ के अंदर क्रॉनिक कफ होगी प्रोडक्टिव, और इसके अंदर ब्लंटिंग स्पोटम भी मिल सकता है। अब इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो अनक्विकल होगी। अब ऑन एग्जामिनेशन के ऊपर क्या मिलेगा आपको, थिन लीन बॉडी मिलेगी, एपेटाइटिस मैलनरिश होगा, पोस्ट रिसेसिव एपिकल रोल्स होंगे, एबनॉर्मल ब्रीथिंग हो सकती है, ठीक है। अब इसमें देखो मेन सिम्टम बताए हुए हैं, क्या एपेटाइट लॉस हो गया, लंग्स में क्या चेस्ट पेन, कफिंग आएगी, इसके अलावा प्रोडक्टिव भी हो सकती है, हेमोप्टाइसिस भी हो सकती है, स्किन में नाइट स्वेट्स हो सकते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंदर क्या होता है कि 15% जो है वो एक्टिव डिजीज़ होगी, ठीक है। 1/5 केसेस जो है वो एक्टिव टीबी के होते हैं। इसमें लिम्फ नोड जो है वो क्या करता है, ट्यूबरकुलर लिम्फ एडिनाइटिस, ठीक है। इसमें जो है वो मोस्ट कॉमन जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंदर लंग्स के अलावा आएंगे, उसमें लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। लिम्फ नोड मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। इसके अंदर 35% केसेस में होती है। इसके साइड सर्वाइकल है, कोई भी सुप्राक्लेविकुलर हो सकते हैं। इसमें पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसमें मोबाइल मिल सकते हैं, मेटेड पेनलेस मैस होगा, ठीक है। इसके अलावा ये सप्लीटी विद साइनस फॉर्मेशन में ये है कि इसमें आपको साइनस मिलेगा, ठीक है। क्या होगा कि सारे लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो मेट हो सकते हैं और सेपरेटिव भी हो सकते हैं। स्क्रोफिला के अंदर क्या होगा कि अगर तो ये लिम्फ नोड के इन्लार्जमेंट के साथ साथ उसमें साइनस बन गया है। अब आपने इसको डायग्नोस कैसे करें, आप एफएनएसी करते हो, एक सीजनल बायोप्सी करोगे क्रिएटिंग ग्रैनुलोमा की, ठीक है। प्लूरल डिजीज़ के अंदर 20% केसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में, इसमें प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन के अंदर प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगी। इसमें मेरी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ और चेस्ट पेन होगी। अब इसके फीचर के अंदर आपने प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस किया तो आपको लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस मिलेगा, ग्लूकोज कम होगी, प्रोटीन ज़्यादा होगा क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। एडीए का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। बिकॉज आपने जब इस तरह का आपको साइंस मिलेगा, आपने उसके फ्लूइड की एग्जामिनेशन करवाया, उसमें आपने क्या किया, लिम्फोसाइट, ग्लूकोज, प्रोटीन और एडीए के लेवल देखने होते हैं। पेरिकार्डियल डिजीज़ के अंदर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस जो है इसमें क्या होगा कि आपको जो अगर फॉर एग्जांपल अगर पेरिकार्डाइटिस मतलब जो पेरिकार्डियम है उसके अंदर फ्लूइड आ गया, तो आपका जो हार्ट है वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा ना। जब हार्ट एक्सपेंड नहीं करेगा ऑब्वियसली तो क्या होगा, जीवीटी डिस्टेंशन होगी, साइट स्पिटिंग एडिमा, ये सब हो सकता है। इसमें आपको ऑन एग्जामिनेशन थर्ड हार्ट साउंड जो है वो मिलेगी, और इसमें आप कह सकते हो कि जो मफल हार्ट साउंड होती है ना वो होती है। इमेजिंग के अंदर आपको क्या मिलता है, कैल्सिफाइड ऑन द चेस्ट एक्स, सॉरी इसमें मफल हार्ट साउंड नहीं होती, वो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में होगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव में ये बता रही हूँ कि हार्ट एक्सपेंड नहीं हो रहा ना। और इसके अलावा पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर जेवीपी डिस्टेंशन हो सकती है, साइटिस हो सकती है, सेम फीचर्स हैं, मफल हार्ट साउंड मिलेगी और इनलार्ज ग्लोबुलर हार्ट मिलता है, आपने इसमें देखना है, ठीक है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो ये दिस वन। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है कि अगर ये भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आता है ना, आपके मेनिंजेस इन्वॉल्व हो गई हैं, मेनिंजियल साइंस मिलेगी, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स आएंगे। एडिशनल सिम्टम्स जो है वो इसमें आपको सीजर, फोकल डेफिसिट, इसमें क्रेनियल नर्व पाल्सी और
मिलेगी, ठीक है। अब इसमें सारे मेनिंजाइटिस वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। सीजर्स हो सकते हैं, अल्ट्रास्टेट कॉन्शियसनेस, फोकल डेफिसिट मिल सकता है, क्रेनिया ऑफ पाल से हो सकता है। अब डायग्नोस्टिक लिस्ट में आपने क्या करवाना है, लंबर पिक्चर करवाओगे, CSF एनालिसिस, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर वही हमने प्रोटीन, ग्लूकोज, ADA के लेवल देखने हैं। साइटोलॉजी के अंदर न्यूट्रोफिलिक आपको लिम्फोसिटिक पिलियोसाइटोसिस मिलेगा। CSF के अंदर आपने CSF का MTB जीन एक्सपर्ट करवाते हो। GIT-TB मोस्ट कॉमन साइट आइलियोसिकल होती है, ठीक है। इसमें क्लिनिकल फीचर में टिपिकल सिम्टम आते हैं, राइट आइलिक फोसा पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया की हिस्ट्री हो सकती है। DDs के अंदर आपने क्रॉन डिजीज सोर्स लेते हो, ठीक हो गया। अब इसको आपने अल्ट्रासाउंड या CT करवाया तो आपको उसके अंदर मेसेंट्रिक जो लिम्फ नोड्स है उसकी कैल्सिफिकेशन मिल सकती है। बायोप्सी पे कैजिएटिक नेक्रोसिस होगी, ठीक है। ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस के अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। अब एसाइटिक टैब के अंदर अगर आपने देखा तो उसको एक्सुडेट के अंदर प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होगी, प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट्स होंगे और ADA का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। मेसेंट्रिक लिम्फ एडिनाइटिस के अंदर क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकती है या फिर पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट विल सी द जेंटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें आपका फ्लैंक मेल में कि डिस्यूरिया हो सकता है, मेल के अंदर प्रोस्टाइटिस, हेपेटाइटिस और आपको जो भी प्रोस्टेट है वो सारा इन्वॉल्व हो जाएगा। स्टेरिलिटी मिल सकती है आपको, इन्फर्टाइल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल के अंदर जो है वो नॉट इनफर्टाइल, स्टेरॉइल, ठीक है। फीमेल के अंदर सेल्फेंजाइटिस, इनफर्टिलिटी हो सकती है। अल्ट्रासाउंड के आपने इसका अल्ट्रासाउंड के लिए कंप्लीट एग्जामिनेशन में देखा तो RBCs, TLC वो सारे जो आप करवाते हो वो सब हैं, लेकिन उसका बैक्टीरिया कल्चर जो है वो नेगेटिव आया। और यूरिन कल्चर करवाओगे जेंटो यूरिनिया तो उसमें TB पॉजिटिव आ सकती है। अब जॉइंट डिजीज़ हो सकती है, मोस्ट कॉमन साइट इसकी स्पाइन होती है, पोर्ट डिसीज़ भी इसे बोलते हैं, इसमें लोअर थोरेसिक लंबर वर्टेब्रा इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बैक एक बैक स्टिफनेस के साथ आएगा, कोलैप्स ऑफ द वर्टेब्रा, लोअर लिम्ब की वीकनेस मिल सकती है आपको, ठीक है। इसके अलावा जॉइंट में मोस्ट कॉमन साइट जो है वो हिप और नी जॉइंट होती है। हिप और नी जॉइंट के अंदर स्वॉलन, टेंडर और पेनफुल मूवमेंट होगी। मिलियरी TB के अंदर आपने देखने की मिलियरी मतलब इसमें 1 से 2 आपको मिलीमीटर लियंस मिल सकते हैं, ट्यूबरकल्स मिल सकते हैं, थ्रू आउट द बॉडी डिसेमिनेट हो सकती है। इसमें डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर लंग, लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर। क्लिनिकल फीचर के अंदर आपके पास पेशेंट वही सेम जैसे फीवर है, नाइट स्वेट्स है, वेट लॉस हो सकता है, कफ है, हीमोपेटेसिस है। 2/3 के अंदर आपको प्लेरेटिक चेस्ट पेन मिल सकती है। एब्डोमिनल पे पेरिटोनियल मोल होगी तो पेरिटोनियल मिलेगी, अगर हेडेक है तो मेनिंजाइटिस, ठीक है। हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, लिम्फेडेनोपैथी, ऑल थिंग। देन एक्टिव TB जो है इसके 85% कॉजेस में पल्मोनरी TB है और 15% में एक्स्ट्रा पल्मोनरी में CNS, लिम्फेटिक्स, प्लोरा, डिसेमिनेटेड, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ये 6 जो मेंशन की गई हैं साइड की आपने सारी अच्छे से याद रखनी है। अब MCQs इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी वो किस तरह से आते हैं मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। जो इसे फॉस्ट पे से लाए हैं, बेसिकली इसका ट्रू कैप्सूल नहीं होता ना, इसकी लिपिड सेल वॉल होती है। अब इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन है, सेल वॉल जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है और लिपिड से। अब ये कंट्रीब्यूट करती है टू द पैथोजेनेसिस, एयरबोर्न इन्फेक्शन जिसका TB कॉज करती हैं, ठीक है। TB कैसे कॉज होती है, एंटीबॉडीज इन द TB बाउंड टू द सेल, गाउन कम्प्लेक्स बनता है, ग्रेनुलोमा विद द सराउंडिंग लिम्फेटिक। अब गाउन कम्प्लेक्स जो है फीचर है किसका, प्राइमरी TB का, ठीक है, याद रखना है आपने। अब MCQs वर्कअप कैसे कराते हैं हम, जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है वो चेस्ट एक्सरे होता है, उसमें आपको एपिक्स पे कॉन्सोलिडेशन मिलेगी, कैविटेशन मिल सकती है, हाई लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। CBC आपने करवाई, लिम्फोसाइट ज़्यादा, मेरा ESR भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्क्रीनिंग करवाओगे तो आपने उसकी स्टेनिंग, स्पुटम स्टेनिंग करवानी होती है। 2 स्टेनिंग होती है, या तो आपने ZN नेल्सन स्टेनिंग होती है या फिर ओरामाइन होती है। तो जो नेल्सन है वो थोड़ी चीप होती है लेकिन लेस एक्यूरेट है, ओरामाइन जो है वो मोर एक्यूरेट और एक्सपेंसिव होती है। कन्फर्मेटरी के अंदर आपने क्या किया कि स्पुटम का वही आइसोलेशन करवानी होती है, इसमें आप PCR, जीन एक्सपर्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट करवा सकते हो, रैपिड होती है, एक्यूरेट होती है, ठीक है। इसके अलावा आप लिपिड बैक्टीरिया पे भी करवा सकते हो और कल्चर पे भी। अगर कुछ भी आया कि आइसोलेशन या कल्चर तो आपने वही MCQ स्टिक करना है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट ऑब्वियसली एक्सरे टेस्ट होगा, CBC अगर आपने कहा लिम्फोसाइटोसिस, ESR ज़्यादा मिलेगा। और इसके प्रोविजनल टेस्ट और स्क्रीनिंग के लिए आप स्पुटम स्क्रीनिंग करवाते हैं, लेकिन कन्फर्मेटरी अगर आपसे पूछा जाए तो आपने आइसोलेशन या फिर PCR, जीन एक्सपर्ट और नेट पे टिक करना है, ठीक है। और लेटेंट इन्फेक्शन के लिए अगर आपने टेस्ट करवाना है, लेटेंट के लिए आप क्या करवाते हो, स्किन टेस्ट, मॉन्ट्रॉक्स टेस्ट, IGRA और PDT, ठीक हो गया। TB जो है वो आपने देखना है, अगर तो नेगेटिव है मॉन्ट्रॉक्स तो ऑब्वियसली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में हो सकता है। फिर आपने लेटेंट इन्फेक्शन के लिए क्या करवाना होता है, ये हाई रिस्क होते हैं तो आपने IGRA करवाना होता है, ठीक है। ये मोर एक्यूरेट होता है, एक्सपेंसिव भी है। इसमें अपने ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट के अंदर आप क्या करते हो कि उसे इंजेक्ट करते हो तो उसमें अगर तो इंट्यूरेशन होगी तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है तो इसमें भी नेगेटिव आता है। फिर आपने इसमें मोस्ट डायग्नोस्टिक जो है कैजिएटिक ग्रैनुलोमा, इसमें आप एपिथेलॉइड जो है उसमें देख लोगे ना कि जॉइंट सेल्स मिलेंगे आप। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ द TB कैजिएटिक ग्रैनुलोमा मिल सकते हैं। ग्रैनुलोमा की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं,
इसमें एपिथेलॉइड सेल्स मिलेंगे। एपिथेलॉइड्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? मैक्रोफेज, जिससे हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के अंदर केजियाटिक ग्रैनुलोमा विद एपिथेलॉइड है। की पॉइंट्स के अंदर अगर आप इसकी स्क्रीनिंग देखो तो इसमें वेट लॉस है, स्वेट्स, वही सारी हिस्ट्री होगी, लिम्फेडिनोपैथी, इन्फर्टाइल, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आपने इसको कैसे सारा डायग्नोज कैसे करना है, जो मैंने आपको पहले सारी बातें बताई हैं ना, वो सेम वही हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर केजिएटिंग मिलेगा तो टीबी है, नॉन केजिएटिंग है तो सार्कोइडोसिस है, इनफर्टिलिटी है, यूट्राइन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, एपिथेलॉइड सेल्स मिले हैं, ठीक है, तो टीबी, ठीक है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी वो भी टीबी में होती है। डायग्नोस डिस्चार्जिंग साइनस एंड नेक पे वो भी, लो ग्रेड फीवर के साथ साथ हीमाचूरिया है तो फिर फ्लैंक पेन, रीनल टीबी, ठीक है। एपिकल शैडो टीबी सिम्टम्स है तो टीबी है, ठीक है। नेगेटिव मोनोटॉक्स इन अ पेशेंट विद टीबी, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। एंटी टीबी ड्रग्स आपको ये तो आप ये कह सकते हो कि चाइल्डहुड से याद करते हैं, देखिए राइप होती है, रिवेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरासिनामाइड और एथम्ब्यूटोल। अब आपने इसकी डोज जैसे भी याद रख लो कि अगर आप इसको सीक्वेंस 10, 5, 15 to 25 और 15, ठीक है, 10, 5, 15 से 25 और 10, 15, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की भी 15 होती है पर के टी। सेकेंड लाइन के अंदर आपने क्या करना है कि रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स, अमीकासिन, कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, इंजेक्टेबल एटीटी, साइक्लोसेरिन आ सकते हैं। वाई एटीटी गिवन इन द कॉम्बिनेशन टू प्रिवेंट द एमर्जेंस ऑफ द रेजिस्टेंट। नॉर्मल रेजिम जो होती है वो 6 मंथ की होती है। इनिशिएशन फेज के अंदर आप फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए देते हो और मेंटेनेंस में नेक्स्ट 4 के लिए, ठीक है। फर्स्ट 2 मंथ के लिए आपने चारों देनी है, नेक्स्ट 4 के लिए आपने ये दोनों देनी है। एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट आप 9 से 12 मंथ तक होता है। इसमें मेनिंजाइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है और मिलिट्री टीबी हो सकती है। इंटॉलरेंस टू द फर्स्ट लाइन ड्रग्स और प्रेगनेंसी में आपने पी से पी याद रख लो कि आपने पैरासिनामाइड अवॉइड करनी है। इस मेन बताने का ये मकसद है कि एक्सटेंड ट्रीटमेंट आप जो है वो प्रोलॉन्ग ले जाते हो ना 9 से 12। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में फर्स्ट लाइन जो आती है वो बैक्टीरियोस्टेडल होती है। बैक्टीरिया आप इसका मेटाबॉलिज्म साइड इफेक्ट देखेंगे। बैक्टीरियोस्टेटेड का स्टैटिक का मतलब उसने स्टैट कर देना ग्रोथ को, सिडल का मतलब है वो किल करेगा बैक्टीरिया को। प्योर बैक्टीरियोसाइडल के अंदर आ जाते हैं रिवेम्पिसिन और पायरासिनामाइड और बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर आते हैं एथम्ब्यूटोल। अब जो बहुत बैक्टीरियोस्टैटिक है बैक्टीरियोसिडियल, इसमें आइसोनियाजिड जो है वो स्टेशनरी फेज जो इसका स्टैटिक होता है, रेपिडेड डिवाइडिंग जो वो बैक्टीरियोसाइडल होता है, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है आइसोनियाजिड तो दोनों होती है। रिफेम्पिसिन आरपी जो है वो सीडियल होती है और एथम्ब्यूटोल स्टैटिक होती है। अब इसके साइड इफेक्ट के अंदर आइसोनियाजिड B6 की डेफिशिएंसी कराता है, हेपेटाइटिस का आ सकता है, ठीक है, सेली सिंड्रोम, साइकोसिस। रिफेम्पिसिन ऑरेंज कलर यूरिन, हेपेटाइटिस हो सकता है। पैरासिनामाइड के अंदर भी सेम का हाइपरयूरसीमिया, गाउट और हेपेटाइटिस। एथम्ब्यूटोल ई से आई से याद रख लो। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो नॉट सेफ इन द प्रेगनेंसी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराएगा, ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी भी करवा सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन जो है इसका बहुत 80 विद मिनिमम मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, ठीक है। आइसो जो नायाजाइड है वो क्या करता है, किसी पॉइंट 50 को इनहेबिट कर देगा, ठीक है, और ये क्या करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कर देगा कम, तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। रिवेम्पिसिन का उल्टा है, ठीक है, ये उसको इंड्यूस करेगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा, टॉक्सिसिटी कम होगी। अब अगर एक वुमेन है वो ऑसिपिस ले रही है, ठीक है, कि वो कंसीव ना करे ना, और साथ में ATT भी ले रही है, तो क्या होगा, रिवेम्पिसिन क्या करेगा, उसके जो C450 है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, मेटाबॉलिज्म इनहांस हो जाएगा, टॉक्सिसिटी रिड्यूस और इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, तो वो कंसीव कर लेगी उस टाइम पे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है इसमें रेजिस्टेंट होती है किसकी, आइसोनियाजिड और रिवेम्पिसिन के। एक्सटेंडिव ड्रग रेजिस्टेंस के अंदर आइसोनियाजिड, रिवेम्पिसिन, फ्लोरोक्विनोलोन, जितने भी इंजेक्टेबल ATTs हैं वो सारे आ जाएंगे। अब टीबी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ATTs जो सेफ होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर ब्रेस्ट फीड करा सकती है मदर, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने याद रखना कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लेकिन जो पायरासिनामाइड होती है उसको आपको कॉशनली यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। 2 मंथ के लिए आप तो ये तीनों दोगे, पी निकाल दो सिर्फ, ठीक है, और 7 मंथ में वही आइसोनियाजिड और रिवेम्पिसिन है। अब लेटेंट इन्फेक्शन के अंदर क्या करते हैं, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल देखा एक्सपोज हुआ है, एक्टिव डिजीज़ नहीं है उसका, आपने मॉन्टॉक्स और ये स्किन टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव आ गया, तो आप 9 मंथ के लिए क्या दोगे, 9 मंथ्स के लिए आइसोनियाजिड दोगे, फिर आप आइसोनियाजिड रिवेम्पिसिन 3 मंथ्स, 9, 3, 4 याद रखो, पहले आइसोनियाजिड फिर कॉम्बिनेशन फिर रिवेम्पिसिन। लेटेंट टीबी के अंदर आपने क्या करना है, 9 मंथ के लिए आप आइसोनियाजिड देते हो, ठीक है, आइसोनियाजिड फॉर 9 मंथ और आइसोनियाजिड रिवेम्पिसिन जो है वो 3 मंथ्स के लिए दोगे। इसको फिर से याद रख लो, ये भी सेम वैसे ही है, इफ़ कैन नॉट हैंडल, ठीक हो गया। अभी आपने इसको अच्छे से अगर दोबारा से इसको रिवाइज़ करना चाहते हैं तो मज़ीद देख लें। अभी तक इसमें ऐसा कोई भी आपने सारी पुरानी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किस बैक्टीरिया से कॉज होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होती है, ठीक है, दैन आपको ड्रग्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का थोड़ा सा पता हो, और ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको एक बार रीड करेंगे इंशाल्लाह आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगी, और आपका कोई भी MCQ इसमें गारंटी है इस बात की कि आपका कोई भी MCQ जो है वो मिस नहीं होगा। इसमें रिफ्यूला के भी इवन सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर दिए हुए हैं, ठीक हो गया। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन
You can ask me in the comment section. Okay, Allah Hafiz.